हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद कसानिया सर यूट्यूब चैनल में, जहां हम सीख रहे हैं जीएस को बिल्कुल बेसिक से, जो आगामी परीक्षा होने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज। फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और इससे संबंधित परीक्षा उपयोगी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी की आयु पृथ्वी की आयु यह लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही हमारे इस सौरमंडल का निर्माण हुआ है, जिसमें पृथ्वी ग्रह का भी निर्माण हुआ है। पृथ्वी सूर्य की तीसरी कक्षा में घूर्णन कर रही है। कौन सी कक्षा में? तीसरी कक्षा में घूर्णन कर रही है। आइए आगे देखिए। प्रारंभिक पृथ्वी की स्थिति। प्रारंभिक पृथ्वी की स्थिति। प्रारंभिक पृथ्वी कैसी थी? अत्यधिक गर्म थी, बिल्कुल पिघली हुई, जिसका कारण लगातार टक्कर, रेडियोधर्मी तत्व और गुरुत्वीय संकुचन था। इसी कारण प्रारंभिक पृथ्वी को क्या कहा जाता था? अग्नि का गोला भी कहा जाता था। भारी हल्के तत्वों का विभाजन। भारी हल्के तत्वों का विभाजन। जब पृथ्वी पिघली हुई थी तो इसमें आयरन और निकल जैसे भारी तत्व नीचे की ओर चले गए और सिलिका और एल्युमिनियम जैसे हल्के तत्व ऊपर की ओर आ गए। इस प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ कहा गया। क्या कहा गया? डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ कहा गया। यही हल्के तत्व ठंडे होकर पृथ्वी की सतह बनाते हैं। आइए देखिए, आगे पढ़ते हैं कि पृथ्वी ठंडी कैसे हुई। प्रारंभिक पृथ्वी का निर्माण कब हुआ? 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी पूरी तरह पिघली हुई थी, अग्नि का गोला था, तापमान इतना अधिक था जो ग्रहों के टक्कर, ज्वालामुखीय गतिविधियां और रेडियोधर्मी तत्वों के ऊष्मा के कारण हुआ था। आइए देखते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण का क्या योगदान है। जब पृथ्वी पिघली हुई थी तो भारी तत्व ऊपर नीचे की ओर चले गए और हल्के तत्व ऊपर की ओर आ गए, जिस प्रक्रिया से केंद्रक बना, मेंटल बना और भूपर्पटी बनी। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा गया? डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ कहा गया। अब देखिए, समय के साथ बाहरी सतह ने गर्मी खोनी शुरू करी और अंतरिक्ष में ऊष्मा का विकिरण सबसे पहले ऊपरी परत ठंडी हुई। अब इसमें देखते हैं, जब पृथ्वी ठंडी हुई उसमें वायुमंडल और वर्षा का क्या योगदान रहा है। ज्वालामुखियों से निकली गैसें जिनमें थी जलवाष्प थी, CO2 और नाइट्रोजन थी, जो ठंडा होने पर जलवाष्प बनी थी और जिससे क्या हुई? वर्षा हुई। लगातार वर्षा से महासागर बने और इसी को क्या कहा गया? आउट गैसिंग थ्योरी कहा गया। क्या कहा गया? आउट गैसिंग थ्योरी कहा गया। मतलब पृथ्वी पे जो ज्वालामुखी थी उनसे जो जलवाष्प निकली है, जलवाष्प में क्या क्या निकला है? CO2 और नाइट्रोजन निकला है, जो ठंडा होने पर जलवाष्प बनी है और इसी जलवाष्प से बादल बने, बरसात हुई और लगातार बरसात से क्या हुआ? महासागर बने और इसी को क्या कहा गया है? आउट गैसिंग थ्योरी कहा गया है। लगातार वर्षा से नदियां बनी। लगातार वर्षा के कारण क्या बनी है? नदियां बनी, जो गहरे ढलानों की ओर गिरी और इन्हीं गड्ढों में बढ़ते पानी ने महासागर का रूप धारण कर लिया। महासागर बनने से पृथ्वी का ठंडा होना तेज हुआ। पानी ने पृथ्वी की गर्मी को अवशोषित किया और तापमान को संतुलित किया। क्या किया? तापमान को संतुलित किया, जिससे क्या हुआ? जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बना। आइए देखिए,
जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले क्या बना? जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले ऊपर की एक परत बनी जिसे क्या कहा गया? क्रस्ट कहा गया। और लगातार ठंडा होने से पृथ्वी की सतह ठोस हुई। पहली स्थायी पपड़ी क्रस्ट बनी, यही आगे चलकर महाद्वीपों का आधार बनती है। आइए देखते हैं कि पृथ्वी पर पहाड़ और पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। पहाड़ और पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, जिसमें क्या होता है, पृथ्वी की भूप्रपटी कई प्लेटों में बटी हैं। ये प्लेटें लगातार हिलती रहती हैं। प्लेटों के टक्कर से ही इन पहाड़ और पर्वतों का निर्माण हुआ है। देखिए कैसे, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूमि ऊपर की ओर उठ जाती है, जिनसे पर्वत बनते हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराई तो क्या, किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। कौन से पर्वत का निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आइए देखिए, ज्वालामुखी प्रक्रिया से पर्वत कैसे बने हैं, इस चीज़ को समझते हैं। मैंने इस पिक्चर पे दिखाया गया, एक पीछे एक ज्वालामुखी दिखाया है जिसमें ये पर्वतनुमा है, और जब यही ज्वालामुखी ठंडा हो जाएगा तो ये पर्वत का निर्माण ले लेगा। आइए समझिए, पढ़िए। ज्वालामुखी क्रिया से बने पर्वत, पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जिसे लावा कहा जाता है, बाहर जब निकला तो यही जमकर ठोस बना और ऊंचा भाग पर्वत कहलाया। इसके उदाहरण है जैसे माउंट फूजी और माउंट एटना। कौन कौन से हैं? माउंट फूजी पर्वत और माउंट एटना पर्वत इसका एक उदाहरण है। आइए अब समझते हैं भ्रंश क्रिया। भ्रंश क्रिया क्या है? जब कोई बीच का हिस्सा, जमीन का कोई बीच का हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है और दोनों तरफ का हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आता है तो उसे क्या कहा जाता है? भ्रंश क्रिया कहा जाता है। इसी से ही भ्रंश घाटियां बनती हैं। क्या बनती हैं? भ्रंश घाटी बनती हैं या ब्लैक माउंटेन बनते हैं। पृथ्वी की सतह में दरार पड़ी जिससे कुछ भाग ऊपर की ओर उठा और कुछ भाग नीचे की ओर धंस गया, जिससे ब्लॉक माउंटेन या रिफ्ट घाटी का निर्माण हुआ। आइए आगे पढ़ते हैं कि समुद्र और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे बने हैं। आइए समझिए। पृथ्वी ठंडे होने के बाद ज्वालामुखियों से निकली जलवाष्प ठंडी होने पर क्या हुई? जब ये जलवाष्प जो पृथ्वी से ठंडी होने के बाद ज्वालामुखियों से निकली जलवाष्प, ये ठंडी होने पर वर्षा बनी। क्या बनी? वर्षा बनी। और लगातार वर्षा से निचले भागों में पानी भर गया और बने इनसे समुद्र। क्या बने? समुद्र बने और महासागर बने। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? महासागरों की उत्पत्ति जो हुई है, आप समझिए, महासागरों की उत्पत्ति इसे ही कहा जाता है संघनन। जो जलवाष्प बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद वो आकाश में गई, आकाश में ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद वो वर्षा के रूप में, बूंदों के रूप में इस पृथ्वी पर वापस गिरी, और उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। और संघनन की प्रक्रिया से ही महासागरों की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि नदियाँ कैसे बनी, नदियों का निर्माण कैसे हुआ। आइए समझिए। जल चक्र, जल चक्र, जल चक्र समझिए। सूर्य की गर्मी जिससे वाष्पीकरण हुआ, जब सूर्य की गर्मी हुई तो उससे वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण से बादल बने, बादलों से वर्षा हुई और वर्षा का पानी ऊंचे पर्वतों से बहा। जब ऊंचे पर्वतों से बहा तो रास्ता वो काटता गया, वह पानी रास्ता काटता गया और नदियाँ बनी, जिसकी वजह से नदियाँ बनी। अब नदियाँ देखते हैं क्या करती हैं। नदियाँ अपने साथ क्या क्या लेके आती हैं? जब नदियाँ बहती हैं तो वे कटाव करती हैं। क्या करती हैं? कटाव करती हैं। दूसरा, वे परिवहन करती है, अपने साथ कुछ ना कुछ बहा के लेके आती हैं। उसके बाद निक्षेपण करती हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो ले जाकर उस चीज़ को जो अपने साथ बहा के लेके आई है उसको छोड़ देती है। आइए आगे देखते हैं कि मैदान और घाटियाँ कैसे बनी। मैदान और घाटियाँ कैसे बनी? नदियों द्वारा कटाव, जब नदियाँ बहीं तो उन्होंने अपने साथ कटाव किया। नदियों ने पहाड़ों को काटा,
नदियों ने पहाड़ों को काटा। जो नदियां पहाड़ों को काटती रहीं अपने साथ में कुछ मलबा बहाती लेके आई, कुछ मलबा बहाती लेके आई। जब ये मलबा नीचे की ओर बहाती लेके आई तो मिट्टी जो है एक जगह इकट्ठी होता चली गई। मिट्टी एक जगह, या वो जो भी अपने साथ बहा के लेकर आई है, काट के लेकर आई है, वो एक जगह इकट्ठी होती चली गई। उसके परिणाम क्या हुए? उनसे ही मैदान बने। क्या बने? मैदान बने। एग्जाम के लिए वन लाइनर क्वेश्चन, किस प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बनते हैं? देखिए, सबसे पहला सवाल, पर्वत बनने का मुख्य कारण क्या है? पर्वत बनने का मुख्य कारण क्या है? मैंने अभी आपको पीछे समझा है कि प्लेट विवर्तनिकी। क्या है? प्लेट विवर्तनिकी। पर्वत बनने का मुख्य कारण प्लेट विवर्तनिकी है। दूसरा सवाल समझिए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय का निर्माण संपीड़न से हुआ है। संपीड़न, जब दो प्लेटें आपस में टकराई हैं, उन टकरानों की वजह से जो बीच का भाग है वो ऊपर की ओर उठ गया, उसे ही कहा गया संपीड़न कहा गया। आइए तीसरा सवाल देखते हैं, महासागर कैसे बने? जलवाष्प के संघनन के कारण, जलवाष्प के संघनन के कारण क्या बने हैं? महासागर बने हैं। आइए देखते हैं, नदियाँ कैसे बनी? नदियाँ कैसे बनी? वर्षा से बनी है। किस कारण बनी है? वर्षा के होने के कारण बनी है। आइए अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल, नदी मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है? मैदानों का निर्माण नदी के निक्षेपण के कारण हुआ है। किस कारण हुआ है? नदी के निक्षेपण के कारण हुआ है। आइए अब देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की काट। आंतरिक संरचना पृथ्वी की किस प्रकार है? समझिए, पृथ्वी की आंतरिक काट को 3 भागों में बांटा गया है। आंतरिक काट को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, भूप्रपटी, जिस पे हम रहते हैं, ये पेड़ पौधे हमारे मकान बने हैं, जीव जंतु रहते हैं, उसे क्या कहा गया? भूप्रपटी कहा गया। और जो मध्य बिंदु है उसको कहा गया मेंटल कहा गया। क्या कहा गया? मेंटल कहा गया। उसके बाद जो बिल्कुल अंतिम बिंदु है उसे कहा गया केंद्रक। क्या कहा गया? जैसे ये है, आप देखिए स्क्रीन पे, ये है पृथ्वी का जो आंतरिक बिंदु है, उसे कहा गया केंद्रक कहा गया। क्या कहा गया? केंद्रक कहा गया। आइए समझते हैं भूप्रपटी के बारे में। भूप्रपटी, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है। सबसे ऊपरी और पतली परत है। इसी पर महाद्वीपीय पर्वत, नदियां, समुद्र स्थित है। अब आइए समझिए भूप्रपटी के या क्रस्ट के प्रकार। भूप्रपटी के 2 प्रकार हैं, महाद्वीपीय भूप्रपटी और महासागरीय भूप्रपटी। आइए समझिए महाद्वीपीय भूप्रपटी के बारे में। महाद्वीपीय भूप्रपटी की मोटाई 30 से 70 किलोमीटर है। कितनी है? 30 से 70 किलोमीटर है। इस भूप्रपटी, महाद्वीपीय भूप्रपटी में अधिकता होती है सिलिका और एल्युमिनियम की। किसकी? सिलिका और एल्युमिनियम की। इसीलिए इसको कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। आइए दूसरा देखते हैं, महासागरीय भूप्रपटी। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है? 5 से 10 किलोमीटर की। और इसमें जो मुख्यतः तत्व पाए जाते हैं वो होते हैं सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम, इसीलिए इसको सीमा भी कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं इसका। महासागरीय भूप्रपटी और महाद्वीपीय भूप्रपटी से अधिक घनी है। महासागरीय भूप्रपटी जो है वो महाद्वीपीय भूप्रपटी से अधिक डेंस है। आइए आगे देखते हैं मेंटल। दूसरा भाग देखते हैं इसका, मेंटल। मेंटल क्या है? क्रस्ट के नीचे स्थित, यह क्रस्ट के नीचे स्थित है, जिसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। यह पृथ्वी के सबसे बड़ा भाग है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। यह अर्ध पिघली हुई अवस्था में रहता है। मैग्मा बनता है, यहीं से मैग्मा बनता है। और यहीं से क्या होते हैं? ज्वालामुखी फटते हैं। यहीं से ज्वालामुखी ऊपर की ओर फटते हैं। अर्थात जब ये जो मैग्मा है जो बीच में भरा हुआ है, इसको जब कहीं ऊपर की ओर आने के लिए जगह मिल जाती है तो ये वहाँ से ऊपर की ओर उठता है। और जब ये बाहर निकलता है पृथ्वी के क्रस्ट को फाड़कर, तो उसी को कहा जाता है? ज्वालामुखी कहते हैं। इसी में देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्या है। मेंटल में संवहन धाराएं होती हैं। क्या होती हैं? संवहन धाराएं होती हैं।
और इसी पे ही प्लेटें गति करती हैं। क्या होती हैं? प्लेटें इसी पे ही गति करती है। प्लेटें मतलब जो है भूखंड, जो भूखंड है इसी पे ही गति करती है, इसी पे ही तैरती रहती है। किस पे? इस मैग्मा पे या क्रस्ट पर। वो सॉरी, क्रस्ट कह रहा हूँ, क्रस्ट पर नहीं, मेंटल पर। मेंटल पर ही पृथ्वी का जो भूखंड है वो तैरता रहता है। आइए आगे समझते हैं केंद्रक। अब बिल्कुल मध्य बिंदु को समझते हैं, केंद्रक को। यहाँ का तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो मुख्य तत्व पाए जाते हैं वो आयरन और निकल पाए जाते हैं। आयरन और निकल पाए जाते हैं। इसी कारण इसको नीफे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीफे भी कहा जाता है। आइए समझते हैं केंद्रक के भाग। केंद्रक के दो भाग हैं, बाह्य भाग और आंतरिक भाग। जो बाह्य भाग है यह द्रव्य अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में? द्रव्य अवस्था में। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का यही कारण है। ये जो द्रव्य अवस्था है ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। आइए आगे समझते हैं आंतरिक केंद्रक। आंतरिक केंद्रक ये ठोस अवस्था में होती है। ये ठोस अवस्था में होती है। किस कारण? अत्यधिक दबाव के कारण। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम देखेंगे कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, पृथ्वी किस प्रकार से घूमती है, पृथ्वी पर दिन रात किस प्रकार से होते हैं, पृथ्वी पर समय किस प्रकार से बदलता है, पृथ्वी पर कर्क रेखा मकर रेखा किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से पृथ्वी पर इतनी गर्मी हो जाती है और इतनी सर्दी हो जाती है। इस चीज़ को भी हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए स्टडी विद कसानिया सर यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सीख रहे हैं जीएस को बिल्कुल बेसिक से। और आप सभी का प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।